नमस्कार दोस्त, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साजनित सर और मोहित शर्मा द्वारा हुए घमासान डिबेट को सुनाते हैं। आइए सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आप मैं ईश्वर का मतलब मैं जो भीमराव अम्बेडकर है ना, उसको मैं किसी ईश्वर से कम नहीं समझता हूँ उनको, और उसी के ओके, अंश अवतार हैं आप। ठीक है। और मेरा नाम लाल व्रत शर्मा आचार्य है। ओके। हेलो सर। अच्छा जी। हेलो सर। तो बात हमको एक बतानी है, आपसे पूछनी ये है कि आप कहते हैं कि 1905 में जो है चंद्रगुप्त का मतलब एक किताब आई थी। तो मैं अपने दुकान में लोगों से चर्चा करता हूँ, तो मेरे मेरी बातों का वो समर्थन नहीं करते हैं, जो ओके। उस समाज समाज से आते हैं। तो मैं आप एक को हुँ। बता रहा हूँ, ये विनय पिटक के आ, टीका है वो। बुद्ध घोष का नाम सुने होंगे। बुद्ध घोष वो हुँ। कवि हुआ करते थे 10वीं शताब्दी में। ओके। तो उसमें का मैं वो बोल रहा हूँ, अब तो सुनिए ये प्राकृत भाषा में है, ठीक है हाँ, अब जी। सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। मोरियान घनानंद ते धातित्वा चंडो चंडको सकल जम्बू दीपस्य रज्जे रज्जो रज्जे समी विविसिज्य सो। ये विनय पिटक का है, बुद्ध घोष की टीका है। तो क्या आप ओके। मुझे बताएंगे कि चाणक्य का जो आप कैसे कहते हैं कि 1905 में का, मैं भी मानता हूँ वो किरदार भूमिका डाला गया है, क्योंकि मैं नाई समाज हूँ, मैं घनानंद और महानंद पद्म का इतिहास जानता हूँ कि किस तरह से हमारे जब यूनिवर्सिटी जब देश के जब राजा बनते हैं तो कैसे उनके लांछन लगाया जाता है, मुझे पता है। और एक और है विष्णु पुराण में जो है वो तास नव चैतानंद कौटिल्यो ब्राह्मण मुदिष्टि तेषाम भावे मौर्या पृथ्वी मोक्षति कौटिल्य चंद्रगुप्त मुतपन्न राज्य मिक्षति। एक बहुत एक चैनल चलाते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और ये ऊपरी चैनल में ऐसा बोलते हैं, वो टिप्पणी आप पे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमको, मैं उनका वीडियो देखता हूँ तो उन्होंने ऐसा ये टीका आप पे किया है, मतलब वो बताएं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि चंद्रगुप्त 1905 में आए हैं, वो उनको इतिहास नहीं पता है। तो हालांकि मैं उनको कमेंट किया था कि सर जो आप बोल रहे हैं ना, मैं भी एक ऐसा चैनल देखता हूँ, उनका नाम साइंस जर्नी है, और बहुत रिसर्चर आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी, बुद्धिजीवी प्राणी है। तो हालांकि वो मेरे कमेंट का जवाब सुनाया नहीं, लेकिन आप मुझे इसका मतलब बताइए। ये विष्णु महापुराण में इस जो बोला हूँ, और जो पहला है मैं आपको बताऊँ कि ये हुँ। प्राकृतिक भाषा में विनय टीका बुद्ध घोष का है। जी हुँ, जी। मैं आपका बहुत बहुत ठीक थैंक्स। है। हाँ। मोहित शर्मा तो देखें, हमें आप एक बात बताएंगे समझिए आप। इसको कैसे जी मैं जी जी आपको बता रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। ये मैंने जी आपको एकदम ध्यान से। ये आरटीआई मैंने स्क्रीन आपके सामने लगाया है और आरटीआई क्वेश्चन भेजा जी गया एएसआई डिपार्टमेंट को। जी और उनसे पूछा जी जी गया चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनके बारे में जी कोई भी जानकारी क्या पुरातत्व विभाग को एएसआई के हाथ में आज तक मिली है? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, प्लीज प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल विथ एएसआई विथ आर एसोसिएटेड विथ द हिस्टोरिकल फिगर चाणक्य इंक्लूडिंग एनी सर एक बार मैं इंस्क्रिप्शन हेलो सर सर मैन्युस्क्रिप्ट। सर एक सर मिनट, हेलो हेलो एक मिनट सुन लीजिए, सर। पूरी बात सुन जी लीजिए। जी 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 मैं बात नहीं, आप जो ये बात बोले हैं ना, देखिए मैं संस्कृत से पढ़ा हूँ, तो आप कृपया करके इसका हिंदी का व्याख्या करें। हिंदी बता देता हूँ मैं आपको, हिंदी पहले एक बार जी पढ़ जी लेता मैं हूँ। संस्कृत से तो जी इंस्क्रिप्शन, जी हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू हिज जी लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये जी क्वेश्चन पूछा गया कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातात्विक डिपार्टमेंट है, उनसे पूछा गया कि क्या जी एएसआई के पास कोई भी ऐसा सबूत है जो हिस्टोरिकल चरित्र चाणक्य का हो, जिसका कोई जी इंस्क्रिप्शन हो, लिखा हुआ कुछ मिला हो, जी या मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि भोजपत्र, तालपत्र, कागज, इस पर कुछ उनका लिखा हुआ कोई भी चीज जिक्र मिला हो, और जी जी आर्टिफैक्ट्स से जुड़े हुए कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हों उनकी लाइफ से जुड़े हुए, या उनके कंट्रीब्यूशन उनके द्वारा किए हुए कोई चीज सबूत मिले हों। ये एक क्वेश्चन रखा गया एएसआई के सामने। एक दूसरा जी जी क्वेश्चन रखा गया कि काइंडली furnish certified copies of records available with ASI regarding the period in which Chanakya lived and any archaeological evidence that supports his existence। और उनसे ये पूछा गया कि एएसआई आपके पास चाणक्य के समय, जिस समय वो रहते थे, उनके समय जी का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर आपको मिला है, या उनके सपोर्ट करता हो चाणक्य को, ऐसा कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपके पास है तो वो भी हमें जी सेंड कीजिए।
एक तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एनी राइटिंग्स और टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य दैट आर प्रेजेंट इन द एएसआई आर्चीव। और ये भी पूछा गया कि कोई भी ऐसा कॉपी जो चाणक्य के द्वारा मतलब उनके द्वारा लिखी गई या उनसे संबंधित कोई भी टेक्स्ट है एएसआई के पास, वो भी आप हमें बताएं। तो एएसआई ने क्या जवाब दिया? ये जवाब देता है, रिगार्डिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड एसोसिएटेड विथ चाणक्य टिल डेट नो इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। कहता है कि आज तक की डेट में, और ये अभी 2024 का है, ये बता रहा हूं मैं, तो कहता है आज तक की डेट में चाणक्य से रिलेटेड कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, नो इंस्क्रिप्शन यानी कि लिखा हुआ कुछ भी हमें नहीं मिला है परटेनिंग टू देयर प्रेजेंस पीरियड एंड राइटिंग। और उनके प्रेजेंस वो थे, उनका कालखंड या उनके द्वारा लिखा, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला है। स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स और अदर आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स डजंट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ इपिग्राफी ब्रांच एएसआई। अब वो कहते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है वो एएसआई के अंडर में नहीं आती है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक भी सबूत चाणक्य का नहीं मिला है आज तक। यानी कि चाणक्य जो तो है ये वो आखिर ये हिस्टोरिकल। कहाँ से निकाले हैं? अब जो ये निकाले हैं कहाँ से? उनका मैं लिखा, मैं ये बात आज, ये मैं 3-4 महीने पहले का मैं लिखा, वैसे हमारी बात नहीं हो पाई थी, अलग बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ हम्म, आखिर कहाँ से निकाले हैं? वो बुद्ध घोष घोष की दुकान, वो किताब से निकाले हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको जी। धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। तो नहीं कहने नहीं, के इसलिए नहीं कि मैं पहले, जो आप लड़ाई लड़े, मैं वही लड़ाई मैं भी लड़ता हूँ, ठीक है? हाँ और मैं कोई 10 बात नहीं, लोगों से रोज कोई बात लड़ता हूँ, नहीं, रोज रोज जी जी कोई बात नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन जी लीजिए। तो हमने आपको वो सबूत दिखाया कि एएसआई जो है वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं मानता। अब जैसे आप बुद्ध को देखिए, तो बुद्ध के बोन्स जो हैं उनको भारत का एएसआई पूरा एक संग्रहालय बना दिया है, दिल्ली नेशनल म्यूजियम का आधा भाग पूरा डेडिकेटेड कर दिया है बुद्ध को, कि ये बुद्ध के बोन्स हैं, उनकी सारे सबूत हैं। उसी तरह से आप बोधिसत्व या बुद्ध से रिलेटेड जितनी मूर्तियां होती हैं सबके संग्रहालय में मिल जाते हैं, लेकिन चाणक्य का आज तक कुछ नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं। अब हम बात करते हैं उस टाइम पीरियड की, कि जिस दौर में चाणक्य को बताया गया, ठीक है ना? हम एक एक करके जी। पूरा विचार कर लेते हैं। तो एकदम एकदम चाणक्य को, प्यास भरी हाँ, प्यास है जो आपसे बुझ गई मेरी, वो मुझे हम संतुष्ट कर आप दिया सर। हम हाँ आपको ए टू जेड पर डिस्कशन करेंगे और आप एकदम क्लियर जी, कट समझ जाएंगे इस बात को। एकदम को अब संतुष्ट जरा, करिए, ठीक है? हम्म, जी अब बताएं। जरा सोचिए कि चाणक्य को कब स्थापित किया गया? चाणक्य को स्थापित किया गया आज से 2300 साल पहले, यानी चंद्रगुप्त के समय में, जी ठीक है? और जी, बताया तीन गया सौ कि बाईस चंद्रगुप्त, तीन हाँ, सौ बाईस ईसा चंद्रगुप्त पूर्व मौर्य में के, महान कर्म का स्टार्ट होता है कार्यकाल। 322 और हाँ, उसके बाद दस अब बीस ये, साल बाद ग्रहण का स्टार्ट हुआ हाँ, होगा। जी 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 अब जी ये जी बताएं। बताया गया चंद्रगुप्त जो हैं उनके गुरु चाणक्य थे, ये बताया गया, ठीक है? जी अब सवाल ये है कि ये इंफॉर्मेशन पता कहाँ से चली? जी ये बात जो है पता कहाँ से चली? क्योंकि सबूत तो हमको आर्कियोलॉजी से मिला नहीं, कोई भी सबूत नहीं मिला आर्कियोलॉजी से। वो दूसरी बात कि मिलेगा ही मौर्य ना। काल में, मौर्य काल का इतिहास भारतीयों को पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था, कोई जानता ही नहीं था। जब अरे यहाँ का सम्राट इतिहास अशोक जो के जो है पिलर थे, जी 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 हाँ, सुन लीजिए, आप सुनते जाइए। जी अब आपने जी बोल दिया है अपनी पूरी बात। बता रहा हूँ। अब हाँ, जी अब मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। अब जी जी जब पूरे भारत का इतिहास कोई नहीं जानता था, तो ये तो इतिहास खोजा अंग्रेजों ने। जेम्स जी प्रिंसेप ने सम्राट अशोक का लिपि पढ़ा और लिपि पढ़ के बताया कि हाँ भारत की बता सबसे पुरानी भाषा, हाँ, सबसे पुरानी भाषा पाली पाकित है। ये किसने जी बताया? ये जेम्स प्रिंसेप ने बताया। जी 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 अब जरा, जी अब सोचिए कि सम्राट अशोक के समय में पाली पाकित चलती थी, तो जी सम्राट अशोक से पहले कोई लिखावट तो हम लोगों को मिली नहीं भारत में, जी जी नहीं मिली। और जो मिला सम्राट अशोक का वो पाली पाकित में था। फिर उसके बाद सम्राट अशोक के बाद के जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ईसा से 200 साल पहले के, वो सभी पाली जी पाकित में है। और हम जी ये देखते हैं कि धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, पाली पाकित ही धीरे धीरे चल के आगे हाइब्रिड बन रही है। और फिर जो है वो पाली पाकित से धीरे धीरे प्रोटो संस्कृत बन रही है, प्रोटो संस्कृत से धीरे धीरे संस्कृत और फिर क्लासिकल संस्कृत की तरफ जा रही है। तो जी संस्कृत तो सम्राट अशोक से पहले था ही नहीं।
ये तो एकदम साबित हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो हमको यही हाँ, पढ़ा था अब कि जो संस्कृत है, संस्कृत के बाद प्राकृतिक आई, फिर पाली आई, उसके बाद जो हिंदी भाषा 10वीं शताब्दी में आई, जैसे जो गोरखनाथ हों, आचार्य जो भी हों, उन्होंने अपनी जो रचनाएं की, वो ये हमको बात कि हम क्यों पढ़ा जाता है, हम वो ये समझना चाहते हैं आपसे। अब देखें, एक झूठ को साबित करने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे झूठ को जी, साबित करने के लिए तीसरा झूठ बोलना तीसरा जो पड़ता है। बना तो रहता है। ये पूरा का जी, पूरा एक चेन है, झूठ पर झूठा, झूठ पे झूठ। अब देखें आप कैसे लाइन से झूठ हो रहा है। पहली बात कि आर्कियोलॉजी से ये साबित हो चुका है कि सम्राट अशोक पहले संस्कृत का एक सिंगल एविडेंस नहीं मिला है। सम्राट अशोक के बाद भी जितने इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो एवोल्यूशन दिखाता है कि पाली प्राकृत ही इवॉल्व होके धीरे-धीरे आगे चल के प्रोटो संस्कृत, संस्कृत देन क्लासिकल संस्कृत में कन्वर्ट हुई है। ये चैन जी, सीरीज है पूरी। अब जब सबूत ही नहीं है, तो आपको वो झूठ बोलेगा ना, क्योंकि वो आपको चाणक्य पढ़ाना है उसको। अब ये जब बोल देगा कि चाणक्य संस्कृत में बोलते थे, संस्कृत में लिख के गए हैं, फिर उसको सबूत देना पड़ेगा ना कि जब सम्राट अशोक से पहले संस्कृत नहीं था, तो तुम कैसे कह रहे जी, हो कि संस्कृत में बोलता था चाणक्य? कैसे कह रहे हो? अब उसके पास सबूत है नहीं, तो वो आपसे झूठ पढ़ाएगा फिर। उस काल्पनिक पात्र को सही करने के लिए एक झूठी थियरी बनाएगा कि संस्कृत तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे हैं। अब बताइए कि और जिसमें आप सर थोड़ा मतलब थोड़ा-सा विराम दीजिए सर आपको हम समझ रहा हूँ। अब मेरी बात को बोलिए। थोड़ा सुनिए आप। हुँ, मेन बात ये है कि अभी जो ये उदाहरण देते हैं ना संस्कृत का, तो मैं आपको हुँ, बता दूँ, संस्कृत जो है हुँ। महानंद पद्म जो है, उनके समय में हुँ, ये जो पानी जो हुआ करते थे, ठीक है? कौन तो कौन बोल दिया? शांत रहिए पा जो पानी थे, ये उन्होंने अष्टाध्यायी पाणिनि किताब का लिखी है। नहीं, ये सुनिए उन्होंने कौन बोल दिया आपको? सत्याग्रह सुनिए हेलो। हाँ सर बताएँ, बताएँ आप बताएँ तब पाणिनि मैं बोलूँ। देखें, पाणिनि ने किताब लिखी थी, ये बात किसने बोल दिया है अष्टाध्यायी। आपको? हाँ? अरे मैं साहित्य संस्कृत साहित्य हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ और हम लोग को किताब में वही पढ़ा था, मैं क्वेश्चन भी उसी तरह आएगा। अष्टाध्यायी उन्होंने किताब लिखी थी और बताते हैं कि पानी ने 14 बार जो है शंख बजाया, अरे वो घंट बज वो डमरू बजाया, तो अरे भाई है ऋणिक हैवर्ड लड़बड़ ये सब मुझे याद है सर। तो क्या चीजें क्या है कि वो मैं जान वो सकता है उसमें जो था, सत्तायन जो था वो क्या उसको बोलते हैं वो व्याकरण, तो सत्तायन था, फिर इंद्रिय आया, आपने बताया था, मैं आपको सुना हूँ और उसके हुँ, हुँ, बाद हुँ, 1000 उसमें 1000 पद थे। अभी जानते कितने पद है उसमें? 4000 पद। ये पद कौन बढ़ा रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। कौन बढ़ा रहा है ये पद? हुँ, ये संख्या बढ़ा रहा है, क्रिया हुँ, बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? उस समय 1000 था। तो मैं जानना चाहता हूँ, वो बोलते हैं कि भगवान शिव ने डमरू बजाया, उन्होंने जो है पानी तो वो महेश्वर सूत्र उन्होंने वो अरे भाई महेश्वर सूत्र कपोल कल्पित बातें मेरे कहने मैं उसको आप थोड़ा हमको समझाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे इसकी कथा लिखी गई? मैं ये जानना देखें चाहता हूँ सबसे आपसे। अब देखें, सबसे पहले तो बात की जो पाणिनि की बात आई है, कैसे पता चला पाणिनि के बारे में? क्या उसका जी, आज तक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला पाणिनि का? कोई ढंग क्या से पाणिनि का उनके आज तक माता-पिता का कोई नाम भी नहीं पता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला? सोचिए आप जी, ज़रा कि क्या पाणिनि का एक सिंगल भी एविडेंस मिला है कहीं किसी को? और उनके माता का नाम नहीं थे इसका कोई यहाँ तो ये अरे वो तो बात छोड़िए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो हिंदी साहित्य जो लिखा गया हम लोग का हिंदी साहित्य, वो फ्रेंचाइज़ी हुँ, भाषा में लिखा गया, दासरथ तासी लिखा है, 1839 में लिखा है। क्षत्रियों को हुँ। क्षत्रियों को कहना पड़ा 1800 कुछ ईस्वी में कि हमको भी सवर्ण मान लीजिए, हम भी सवर्ण हैं, हम भी ब्राह्मण से क्या ये थोड़ा-सा हमको समझाइए, क्लियर बताइए हमको थोड़ा-सा मैं और जो लड़ाई मैं हुँ, लड़ रहे हैं हुँ। आप मैं वही लड़ाई लड़ता हूँ सर। अब हम जी, जी। आपको थोड़ा-सा समझाते हैं इसके बारे में, ये भी ज़रा आप जी। ध्यान से देखिएगा। ताकि क्लियर करें कि पानी का कैसा इतिहास था, कब उनसे मित्रता हुई, कब उनके राजा में पुरोहित थे, क्या सिस्टम थोड़ा-सा हमको देखें, समझाइए आप। और भारत चर्चा आपको पूरे गीता की भी भारत करनी है, के क्योंकि मैं भी गीता के मान जी, पूरे जी। देखें, पूरे भारत के इतिहास में सबसे जी। विद्वान जो स्कॉलर कहा गया, जिस भारत में आया और सबसे विद्वतापूर्ण जिसने किताब लिखी है, वो थे वेनसोंग, इत्सिंग, फाहियान हाँ, और हाँ, जानते हैं सर, सर, और सर, सर। एक चौथा व्यक्ति था जिसका नाम था अल-बरूनी। अरबी का मैं पढ़ा हूँ और वो जो था उनका वो तैमूर लंग जानते हो, वो भी शायद अब 12वीं अब शताब्दी में 11वीं अब शताब्दी में आया सुनिए, था। अब उसने भी अब आगे ध्यान इतिहास से लिखा सुन है। अब ध्यान से सुनिए। एक और था कोई। हाँ, जी, अब जी, ध्यान बताइए। से इस बात को समझिए। जी, जी। तो ये सबसे बड़े जो स्कॉलर इसमें था, कर जो हाँ, जो गैर बौद्ध था, वो एक मुस्लिम था बताएँ? और उसने जो बात जी, लिखी है, उसको भी तो एक बार देखना पड़ेगा ना। जी, उसको भी एक बार देखना पड़ेगा कि भाई वो क्या कह जी। रहा है।
तो अब वो क्या जी बताता है उसको जरा आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, वो क्या बता रहा है? वो क्या कह रहा है कि भारत में पाणिनि से पहले भी 3 तरह के जी व्याकरण हो चुके थे। भारत में पाणिनि से भी पहले 3 तरह के व्याकरण हो चुके थे। एक था ऐंद्र, जो आप जानते हैं ऐंद्र किसका है? बुद्धिज़्म का है। हाँ हाँ बुद्धिज़्म का है ऐंद्र। दूसरा है चांद्र, इसमें लिख ही दिया है कि बौद्ध भिक्षु था जिसने ये हाँ व्याकरण बनाया। तीसरा था साकट और ये भी ब्राह्मण नहीं था, ये भी गैर ब्राह्मण है। हाँ, और अब चौथा है पाणिनि। अब बताइए पाणिनि कैसे लास्ट में है ब्राह्मण हो सबसे। गया? नहीं, चौथे नंबर पे पाणिनि है, लेकिन पाणिनि ब्राह्मण कैसे हुआ ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना। ये ब्राह्मण कैसे हुआ? जी पाणिनि को अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि पाणिनि आया इसने संस्कृत बना दिया, ये बात एकदम गलत है। पाणिनि जो है उसने संस्कृत व्याकरण की रचना नहीं की थी। जी अच्छा सर पाणिनि मेरे एक बात ने कहना क्या इसके तो ये साधु पहले सर के, थोड़ा आप जी मेरी बात सुन जी लीजिए। पाणिनि जी ने बताओ अपने पहले के जो 3 लोग थे, ऐंद्र, चांद्र और साकट, इन्हीं जी लोगों की बातों को आगे इसने बढ़ाया था पाणिनि ने। इसने कोई ब्राह्मण नहीं था। अगर ये बताइए, पाणिनि ने अगर व्याकरण की रचना की होती, तो उससे जी पहिले और घनानंद जी के समय में अगर पाणिनि ने व्याकरण बना दी थी, तो उनके समय के बाद से संस्कृत चलना चाहिए था। सही बात है लेकिन हमारी आम भाषा तो प्राकृतिक थी जो हम आम जनता जो आम जनता की मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो तो आम प्राकृतिक और पारिम बात करती रही होगी। तो कैसे ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, सबूत कहाँ है फिर? कैसे पता कैसे चल गया कि पाणिनि ने उस समय रचना कर दी थी? ये अलबरूनी बताता है कि 13वीं सदी जी में भी पाणिनि से भी पहले ऐंद्र, चांद्र, साकट बुद्धिस्ट लोग बनाते थे। पाणिनि भी बुद्धिस्ट था। कैसे? हम आपको सबूत दिखाते हैं अब। जी हम बताएं आपको सबूत दिखाते हैं कि पाणिनि खुद ही बुद्धिज्म का अंग था, उसका अपना अलग कोई वैसा नहीं था। ये देखें, ये सबूत जी देखिए ये। ये है 690 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, इत्सिंग। इसके अब बाद इत्सिंग ने, हाँ, इत्सिंग ने तो ये तो नालंदा में 15 साल पढ़ाई किए थे, 16 साल, और इन्होंने पढ़ाई करके क्या लिखा है वो जरा आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। हुँ, मोबाइल इस मोबाइल इसमें लगाओ मेरे मोबाइल में लगाओ जी सर हाँ, बोलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसने पाणिनि के जी बारे में क्या लिखा था। इसका तुम वीडियो बनाओ इसका ये देखिए ये। जिसको बनाओ जी ये सूत्र है। ये ध्यान से देखिए ये सूत्र है। क्या लिखता है ये? जी सारी शब्द जी विद्या, व्याकरण को संस्कृत में शब्द विद्या कहते हैं। यह 5 विद्याओं में से एक है। तो बुद्धिस्ट जितनी यूनिवर्सिटी होती थी, उन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में जी शब्द जी विद्या पढ़ाई जाती थी। और पाणिनि जो है, वो बाकी के जो ऊपर के 3 बुद्धिस्ट थे, उन्हीं की कड़ी में चौथा व्यक्ति था। तो ये क्या लिखा जाता है? सारी शब्द विद्या का आधार सूत्र है। इस नाम का अनुवाद छोटा वचन किया जा सकता है और इस बात का द्योतक है कि महत्वपूर्ण सिद्धांतों की एक संक्षिप्त रूप से व्याख्या की गई है। इसमें 1000 श्लोक हैं। क्या कहता है? 1000 श्लोक हैं इसमें। और यह पाणिनि की रचना है, जो प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा विद्वान था। कहते हैं उसे दैवीय ज्ञान था, महेश्वर देव उसे सहायता देते थे और उसके 3 नेत्र थे। आजकल के भारतवासियों को प्रायः इसमें विश्वास है। यानी 7वीं सदी में, हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 7वीं जी सदी में लोगों ने कहानी गढ़ दी थी कि महेश्वर देव के 3 आँख होते हैं। जी जी जबकि 3 आँख जो है बुद्धिज़्म के जो बोधिसत्व की मूर्तियाँ होती हैं, उनकी होती हैं। तो ये वही बात कह रहे हैं कि ये महेश्वर देव जो हैं, ये ज्ञान दिए थे किसको? पाणिनि को। ठीक है? जी जी अब आगे कहता है बच्चे 8 वर्ष की आयु में इस सूत्र को सीखना आरंभ करते हैं और 8 मास में इसे रट सकते हैं। अब ज़रा इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है? जी 8 बताएं वर्ष की आयु से सीखना। पढ़ाई कहाँ पे हो रही है? नालंदा विश्वविद्यालय में। ये बात कहाँ चल रही है? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो बुद्धिस्ट लोग इसको सीख रहे हैं। अब ये सवाल आएगा कि पाणि महेश्वर तो हमारे शंकर भगवान हैं और इसीलिए पाणिनि जो है वो है बौद्ध है, नहीं वो ब्राह्मण है, कोई भी कह सकता है। लेकिन हम आपको सबूत दिखाते हैं कि फिर यही किताब इस महेश्वर देव कौन है उनके बारे में बताता है। आप जस्ट थोड़ा-सा पहले जाएँगे तो ये बताएगा कि महेश्वर देव कौन है। ये देखिए, यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए। ये
आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कहता है, अपरच्य भारत के बड़े-बड़े विहारों में पाकशाला में स्तंभ के पार्श्व पर जितने भारत के विहार थे, महाविहार, वहाँ पे उसके उसारे में सम्मुख लकड़ी में खुदी हुई एक देवता की 2-3 फीट ऊँची मूर्ति होती थी। उसके हाथ में सोने की एक थैली होती थी, उसका मुखमंडल काला हो जाता है और वह देवता महाकाल कहलाता है। प्राचीन इतिहद कहता है कि यह स्वर्ग में, मतलब ये ब्रैकेट देके स्वर्ग लिखा है इन्होंने। प्राचीन इतिहद कहता है कि यह महेश्वर के प्राणियों में से था। यह स्वभावतः 3 रत्नों से प्रेम और विपत्ति में 5 परिषदों की रक्षा करता था। मतलब ये जो महेश्वर है, ये 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ, इनसे प्रेम करता था। तो वो जो पाणिनि को उनको ज्ञान दे रहा था महेश्वर, वो खुद ही बुद्ध, धम्म और संघ को मानने वाला महेश्वर था। अब ये विपत्ति में 5 परिषदों की रक्षा भी करता था। अब ये 5 परिषद कौन है? तो नीचे देखिए 5 परिषद ये हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षामाणा, श्रमणेर, अश्रमणेरी। यानी कि ये जो महेश्वर है, ये कोई ब्राह्मण का देवी देवता नहीं है। ये क्या है? ये बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षामाणा, श्रमेण, श्रमणेरी, इनकी रक्षा करता है। 3 रत्नों को, बुद्ध, धम्म, संघ को मानने वाला है। अब उस महेश्वर को मानने वाला पाणिनि ब्राह्मण कैसे हो जाएगा, जो खुद उनको मान रहा है, बुद्धिज्म को मान रहा है महेश्वर? तो यहां से ये पता चलता है कि इसका भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, पाणिनि के भी व्याकरण का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, उसको ये बता के कि ब्राह्मण था। क्योंकि उस समय में कोई संस्कृत नहीं थी और न इसका कोई प्रमाण है। अब दूसरी बात और अब दिखाता हूं कि ऐन्द्र जो है वो कैसे पहला व्याकरण है, वो कैसे है, इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। क्योंकि इन्होंने व्याकरण पे इनका काम है इत्सिंग का, तो इन्होंने बड़े डिटेल्स में इस बात को लिखा है। हाँ, ये पश्चिम में शिक्षा की रीति, तो इसमें देखें पश्चिम में शिक्षा की रीति, पश्चिम ये क्या कहता है इत्सिंग? वो भारत को पश्चिम कहते थे, अपने को पूरब कहते थे, या भारत को पश्चिम। तो वो बोलता है भारत में शिक्षा की रीति कैसी है? कहता है महामुनि के एक ही वाक्य में 3 सहस्त्र श्लोकों, 3000 श्लोक का समावेश है। यह 5 मार्गों पर चलने वाले, ठीक है, और चलने वालों की योग्यता के अनुसार 7 विभक्ति, ध्यान दीजिएगा ये बात यहाँ पे चल रही है व्याकरण की। अब ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा यहीं पे। 3 सहस्त्र श्लोकों का समावेश है। यह 5 मार्गों पर चलने वाले की योग्यता के अनुसार 7 विभक्ति और 9 पुरुष प्रत्ययों के साथ समाप्त होने वाली शब्दों में सिखला दिया जाता है। तो क्या कहता है? महामुनि बुद्ध के 3 सहस्त्र श्लोक, 3000 श्लोक हैं, और उसी समस्त भाषा का समावेश है। वही चीज सिखाई जाती है किसमें? 7 विभक्ति 9 प्रत्यय। आज आपका जो संस्कृत खड़ा है उसमें भी विभक्ति और प्रत्यय पढ़ाया जाता है। कहां से कॉपी पेस्ट हुआ? तो महामुनि बुद्ध से। अब पूरा देखिएगा, हम पूरा बता दें, चीड़ फाड़ कर देंगे कि आज जो संस्कृत लेके ये लोग बैठे हुए हैं, वो पूरा संस्कृत ही बुद्धिज्म की पाली पाकित से कैसे कॉपी पेस्ट है, ये देखिए। अब 9 पुरुषों प्रत्ययों में सिखला दिया जाता है और मोक्ष का यह साधन है। यह केवल विचार पर ही असर करने वाले सिद्धांत का भंडार है। यह स्वर्ग का राजा इंद्र और निर्वचनीय भावों से इस पुस्तक की रक्षा करता है। अब हमने आपको जो दिखाया कि अलबरूनी 11th सेंचुरी में आया था और जिसने कहा था कि पहला जो व्याकरण की रचना हुई थी उसका नाम ही ऐन्द्र है। तो ये भी बोल रहा है इत्सिंग भी कि जो शक्र राजा है, इस स्वर्ग लिख दिए, सब बुद्धिज्म में स्वर्ग आसमानी कुछ नहीं होता है, शक्र को बोलते हैं। तो जो शक्र राजा है ऐन्द्र, उसने ही बुद्ध की जो वचन है 3000 सहस्त्र जो श्लोक हैं, उनको ही पवित्र पुस्तक की रक्षा करता है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया है ऐन्द्र व्याकरण। और जो पहला है, यानी बुद्धा से ये शुरुआत हो गई थी 7 विभक्ति और 9 प्रत्यय। यानी कि जो आज पाली पाकित से लेके जो संस्कृत का आप डेवलपमेंट देखे हो, इसके जनक बुद्ध थे। इन्होंने पहला व्याकरण बनाया था जिसकी रक्षा कौन करता था? ऐन्द्र करता था, शक्र करता था। इसी कारण से उस व्याकरण का नाम ऐन्द्र पड़ गया। जो मैंने आपको दिखाया था कि पहला अलबरूनी ने क्यों बताया कि ऐन्द्र पहला व्याकरण था। फिर कहता है शब्दों के प्रकट करने से मनुष्य की बुद्धि और उसकी विविध अवस्थाओं और मानसिक क्षमताओं के अनुसार विकसित होती है। तो अब ये बोल रहा है कि व्याकरण कैसे डेवलप हुआ। तो हमने आपको दोनों चीज दिखा दी कि महेश्वर खुद बुद्धिज्म का है। ऐन्द्र जो पहला व्याकरण आया भारत में जिसको अलबरूनी ने बताया, वो भी किताब
वो निकाल देता हूँ मैं, फिर से दिखा देता हूँ मैं। वो भी किताब जो है किसकी है? तो वो बुद्धिज़्म की है। अब आप बताइए कि आपको इसमें क्या डाउट क्या आ रहा है? वो एक बार आप क्लियर कीजिए, बताइए। समस्या है, देखिए आपने जो सवाल किए हैं, मैं अब इसकी छोड़िए, आपने बड़ा अच्छा जो विवरण दे दिया। समस्या है कि मैं भी गीता पढ़ा हूँ, आप कहते हैं कि मैं इस पे भयंकर रिसर्च किया हूँ। सर मैं आपका 15 दिन में आपको दिन रात में खोया था, आपका मैं वीडियो देता था, आपसे हमारी बात नहीं भाई। ये हमारा भंजा है, बीएससी किया है और अभी तैयारी करता है सिविल की। तो ये हम कहेंगे हमसे बात कर बस सर, जैसे हम कुछ समस्याएं कुछ हमारे उनका समाधान वो कर दे। जैसे आपकी समस्या, आपने कहा कि मैं भयंकर रिसर्च किया हूँ उस पे गीता पे ना। हुँ, हुँ। सर मैं भी गीता पे बहुत रिसर्च किया हूँ। मैं वैसे बताया कि मैं डबल ए में बीए जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो आप जो आपका 9वां अध्याय है इसमें, जो 9वां अध्याय का जो 32वां श्लोक है, उसकी सर व्याख्या हुँ, हमको हुँ। समझाइए कि आप जो कहते हैं ना कि स्त्री जो है, वैश्य जो है, शूद्र है, वो नीच। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझिए, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। क्योंकि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं मैं भी वही लड़ता हूँ, मैं 20 वर्ष से वही लड़ता हूँ, मैं दुकान पे सामने। देखें, तो मोहित आप शर्मा, इसका आप आप देखें, इसका आप विरोध करते हैं कौन-सी लड़ाई लड़ते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हम आपने जी, जो कहा है हम वो दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है? आप नहीं हमको हम आप ये इसकी मत आप हम देखिए आपको दिखा देते गीता के हैं ना कि श्रीमद् भागवत गीता का पहला भाष्यकर्ता कौन थे? संस्कृत थे, उनका अच्छा नहीं। शंकराचार्य थे। तो हमने आपके जी, श्रीमद् भागवत गीता का शंकर भाष्य खोल दिया है, आप ध्यान से देखिए। और ये किताब आपको गीता प्रेस गोरखपुर से हमारी बात छपी सुनिए है। ना, हमारी बात सुनिए, हमारी बात देखिए सर, हेलो सर, आप हाँ, देख बोलिए, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भी गीता हुँ। पढ़ा हूँ, 5 साल में रिसर्च किया हूँ। देखिए आप जब मैं बात सुनता हूँ ना, तो देखिए अब गीता आप एक जो गुरु है है ना जिसे आप पेज नंबर, कोई बात नहीं, पेज नंबर 14 पे आ जाइए। हमें कुछ अलग से थोड़े जाना है। वो खुद बता देगा ना गीता का निकालो गीता, उद्देश्य से अभी लेके, अर्थात गीता मेरे पास है सर, हेलो। मैं वो क्योंकि मैं एक-एक ना चीज़ देखिए सर, आपको बता देगा। मैं भी एक किताब लिख हाँ, रहा हूँ, बता हुँ। सर सुनिए, अब ये थोड़ा देखिए, देखिए, ये हेलो सर, 1 मिनट, सर एक ये देखें, मोहित शर्मा, सर आप सुनिए अपना सर, हेलो प्रचार सर, करने आए हैं? आप प्रचार अपना करने आए हैं या यहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट लेने आए हैं? ये बताइए। सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। देखिए जिससे मैं कहना चाहता हूँ आप कि एक यहाँ अच्छा पे वक्ता होता है, आप एक अच्छा यहाँ पे श्रोता होता है। डिबेट डिबेट करने आए हैं या आप अपना प्रचार करने आए हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना पढ़े यहाँ हैं या क्या कर रहे हैं? तो नहीं, तो आपने एक सवाल देखिए, उठाया कि गीता के नहीं, बारे में कि आपने बहुत रिसर्च किया है। आप कहते हैं तो ना कि यहाँ देखिए पे हमने हमसे कम से कम हमने आपको वही तो बोल रहे हैं ना, आप ज़रा ध्यान से रहिए। ये हमने गीता, आपका जी, भागवत गीता खोल दिया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, शंकर भाष्य है। अब राइट साइड में हिंदी में लिखा है, एक बार पढ़ के सुना देंगे क्या लिखा है? क्या सब ये चश्मा राइट हमने साइड में यहाँ, पढ़ें। हाँ, पढ़ दीजिए। राइट साइड में ये, बहुत काल के बाद जब हाँ बहुत काल के बाद जब धर्मानुपान धर्मानुष्ठान करने वाले के अंत में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है। ऐसे उत्पत्ति बोल रहे हैं। हाँ ऐसे अर्थमर्थ से धर्म क्या लिखा है दबता जाने लगा और धर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की आर्यात भूदेव कोष्ठ में ब्राह्मणों के ब्राह्मण त्व की रक्षा करने के लिए श्री वसुदेव जी से श्री देवी जी के गर्भ से अपने अंश से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। यह प्रसिद्ध है, ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रमों के भेद वर्णाश्रम के भेद उसके अधीन है। ज्ञान बस हो ऐश्वर्य गया, हो शक्ति गया। अरे भाई, हो गया। अब एक बात बताइए, जब आपके भागवत गीता में शंकर भाष्य ने साफ-साफ लिख दिया कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए लिखा गया है, तो वही तो बात है। अब इसमें बचा क्या कहने के लिए? डिस्कशन करने के लिए क्या बचा? इसमें बचा क्या अब डिस्कशन करने के लिए? जब ये साफ-साफ कह दिया, तो हमने आपने जो प्रश्न उठाया था चाणक्य का, उससे साफ-साफ ये तो पहले साबित हो गया कि आपका कोई भी उस समय में संस्कृत नहीं थी, ना ही कोई चाणक्य था, ना ही
उसका कोई एक सिंगल सबूत मिला है। और बाकी चाणक्य पे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। और आपने जो भागवत गीता की बात की, उस पर भी यहाँ क्लियर साबित हो गया कि वो खुद लिख रहा है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा। अब कोई जबरदस्ती कृष्ण को अपना पिताजी बताए कि हमारे पिताजी हैं, तो वो बेवकूफ है। उसका उद्देश्य, जिसने भी गीता लिखा है, भाष्य किया है, उसने साफ-साफ लिखा है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जज अगर बोलता है कि नहीं, भगवत गीता लागू करनी चाहिए या सिलेबस में ऐसा जो भी कर रहा है, वो ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को लादने की तैयारी कर रहा है। इसका हम भारत के मूल निवासी, हम भारतीय लोग, हम भारत के श्रमण लोग जितने हैं, उससे इस किताब का कुछ लेना-देना नहीं है। चलें मोहित शर्मा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।